नमस्कार मित्रों और साथियों, छात्रों। आज कल जो आप परिदृश्य देख रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसी से उठाकर सवाल पूछ लिए जाते हैं और हम कहते हैं ये कहाँ से आ गया। आपके आसपास जो सिनेरियो चल रहा है, आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, उसको गौर करिए, गौर फरमाइए उन पर, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो वर्तमान में जो इंडियन पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स हैं या कुछ पार्ट्स हैं, भाग या अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, उनका यूज़ कैसे होगा वर्तमान परिस्थितियों में। अगर आप देखें तो तमिलनाडु में अगर आप जाएं, आपके न्यूज़पेपर्स में अगर देखते होंगे, पढ़ते होंगे न्यूज़ में, तो तमिलनाडु के गवर्नर और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो टसल चल रहा है, वो हमें किन किन आर्टिकल्स और पार्ट्स पर ध्यान देने के लिए करता है। तो अगर हम देखें जो टसल है स्टेट गवर्नमेंट और राज्य गवर्नर के बीच का टसल, वो हमें पार्ट कौन सा कहता है, आप पढ़िए। पार्ट 16 कहता है, पढ़ें आप उसको। क्या कहता है पार्ट 16 या पार्ट 6? देखो, हमारे संविधान में दो पार्ट सबसे ज़्यादा लेंथी हैं, 5th और 6th। 5th पार्ट है जो संघ की सारी संरचना करता है, उसमें 100 आर्टिकल्स हैं फ्रॉम 52 टू 151। ठीक है। पार्ट 6 जिसमें हम राज्यपाल का टसल की बात करें, वो पार्ट 6 में आता है, नॉट इन पार्ट 16। क्लियर। तो वहाँ पर क्या होता है, पार्ट 6 में 86 आर्टिकल्स हैं फ्रॉम 152 टू 237। टोटल कितने हुए? 86। 80 6 86। इसी पार्ट 6 में ही राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के कर्तव्य, राज्यपाल कैसे काम करेगा, कैसे बिल को होल्ड करेगा, कैसे विदहोल्ड करेगा, है ना। तो जैसे कि अगर तमिलनाडु में आप देखें तो वहाँ पर उन्होंने कई सारे गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के बिल्स को कैप्चर कर लिया, पॉकेट में अपने डाल दिया, पॉकेट वीटो भी इसे कहते हैं। तो उस पावर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो ऐसा है गवर्नर साहब, आप एक लिमिट तय कर लो कि आप 3 महीने से ज़्यादा किसी भी बिल्स को अपनी जेब में नहीं डाल कर रख सकते हैं, उसको आपको यस करना होगा। दैट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो जो आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल्स यूजफुल हो गए हमारे लिए? फ्रॉम 152, अगर हम देखें 52 तो परिभाषा है, 153 से आप शुरू होंगे और 237 में, 237 तक नहीं जाना, 153 से 167 तक अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर राज्यपाल राज्य में क्या क्या अपनी भूमिका अदा करता है, वो सारे आपको आर्टिकल्स में मिल जाएगा। तो मैंने कहा आप पार्ट 6 उठा के भैया पढ़ लो, उसमें राज्यपाल के बारे में सारी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और पार्ट, अब ये तो सिनेरियो कहाँ से आया? तमिलनाडु की क्राइसिस से आया। ठीक है। तो ऐसे बनते हैं, यहीं से उठाकर आपको आर्टिकल्स पूछ लिए जाएंगे, भैया राज्यपाल का उत्तरदायित्व क्या है, पॉकेट वीटो क्या है, ये सारे। तो आपको कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से पार्ट्स याद है, मैं जस्ट आपको एक ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कैसे प्रश्न होल्ड होते हैं आर्टिकल्स पे। आप कहते हैं यार वहाँ लड़ाई झगड़ा ऐसे और आर्टिकल आप यहाँ पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को मैन्युफैक्चर किया जाता है, कौन सा आर्टिकल कहाँ से आ गया। अब बात करते हैं आजकल जो एक भगदड़ सा पीडीए वर्सेस जनरल, सवर्ण वर्सेस दलित, ये सब चल रहा है। ये ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें नहीं है, आप एंजॉय करिए, अपनी लाइफ में सेटल रहिए। ये सब पॉलिटिशियंस का काम है, डोंट वेस्ट योर टाइम और एनर्जी इन सब चीज़ों में वेस्ट ना करिए, बट आप इसमें मगअप करिए जानकारी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों के हक और हुकूक क्या हैं,
या सवर्ण क्लास के हक और हुकूक क्या हैं, या पिछड़े वर्ग के हुकूक क्या हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे? संविधान में मिलेंगे, संविधान के आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि आप संविधान पढ़िए। संविधान में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, नॉट ओनली वन पर्सन और वन रिलीजन, एवरी वन इज़ हेयर इन दिस संविधान। ऐसा नहीं है कि किसी को एक्सक्लूड कर दिया गया। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो सबके लिए बहुत ही अच्छा है। नथिंग इज़ बैड। अगर कुछ बैड है तो उसको संशोधन करके हटा देते हैं। अब भाग 16 में जैसे मैंने बात की, वहाँ पर अनुसूचित जातियों के क्या हक हैं, किस क्षेत्र में उनको क्या मिलना चाहिए, उनको सुविधा कैसी मिलनी चाहिए, नौकरी में किसी कैसी। यहाँ पर आर्टिकल 340 भी है जिसमें पिछड़े वर्ग के आयोग के अन्वेषण पे बात की गई थी, आर्टिकल 340 में, ठीक है, जो कि पिछला बार आयोग बना भी है। आर्टिकल 102 में संशोधन किया है। 102 जो संशोधन हुआ है संविधान में, 102वां संशोधन जो है, 102nd जो अमेंडमेंट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट बिलोंग्स टू द OBC, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के एक कमीशन बनाया गया, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वो कौन सा संशोधन था, अमेंडमेंट था? 104वां अमेंडमेंट था। इसको माइंड अप करिए। और 340 आर्टिकल है, वो सिर्फ ये कहता है कि इस पर आप जानकारी इकट्ठा करिए आयोग पे, लेकिन वो जो जानकारी आज तक है, लेकिन 2018 में ही ये इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और 103 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें EWS को कंसीडर किया गया, 2019 में आया वो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और आर्टिकल 344 है, 44 ही है, जिसमें 44 नहीं, शायद 334 है, जिसमें ये कहा गया है, आप उसको थोड़ा मगअप करिएगा। 34 है कि 30, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, थोड़ा आप मगअप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 344 ही है शायद, ठीक है, 344 ही है। उसमें क्या किया गया है, उसने कहा कि उसमें यह था कि कुछ विधिक दर्जे दिए गए थे, आयु में छूट दी थी। पहले वहाँ क्या था, 70 साल तक आप वो उस क्षेत्र पर या उस चीज़ पे आपको 70 साल तक उस वैधानिक सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, लेकिन अब वो इंक्रीज़ कर दी गई है, अब वो 80 साल कर दी गई है। तो आयु कितनी बढ़ा दी गई? 10 साल बढ़ा दी गई है। कहाँ पे? भाग 16 में यह है ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट कि अगर आप देखें अपने चारों तरफ, वहीं से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, संविधान से, आर्टिकल से, पार्ट से, ठीक है। पार्ट 16 में आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम पार्ट 17 की बात करें, जो कहता है कि 343 से 351 में है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि पार्ट 16 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के बारे में बात की गई है, जो कि आजकल सिनेरियो चल रहा है, PDA वर्सेस ये सब बनाया जा रहा है पॉलिटिशियन द्वारा। उसमें इन्हीं से क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे कि पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन कब हुआ, या 80 साल का जो रिफ्लेक्शन है वो कब आया, विधिक क्षेत्र पे कितने दिनों तक आप रह सकते हैं, कितने दिनों तक आप रह सकते हैं। तो वो जो 334 आर्टिकल है, 344 है शायद, 334 ही है, उसको रिप्लेस करके वो अमेंडमेंट आया था, और उसमें 70 साल की आयु की जगह उन्होंने 80 साल आयु कर दी थी। और तो ये मैंने आपको 2 टॉपिक बताए, जिसमें तमिलनाडु क्राइसिस है और दूसरा वर्तमान में जो यूपी में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, या सभी जगह चलता है जाति के आधार पर विभाजन, धर्म के आधार, तो ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आर्टिकल भाग 16 में आप देखेंगे। अभी अगर आप देखें तो एक विवाद चल रहा था, वहाँ भी कंटेंशन चल रहा है, दैट इज़ लैंग्वेज, भाषा आधारित विवाद। तो उस भाषा के बारे में अगर आप देखें तो आपको भाग 17 में वो चीज़ें मिलेंगी। राजभाषा क्या है, राज्य की भाषा क्या है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? भाग 17 में। संविधान के भाग 17 में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है गाइस। कहाँ मिल जाएंगी? भाग 17 में। और भाग 17 कहाँ से शुरू होता है? 343 से लेकर 51 तक, ठीक है। फ्रॉम वेयर? 343 टू
351। क्लियर गाइस? तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं? आपके आउटडोर से मिल रही हैं, आपकी अवेयरनेस से ही आपको मिल रही हैं कि जो भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो, अगर हम अनुसूची की बात करें लैंग्वेज के बैरियर की, तो वो अनुसूची कहाँ मिलेगी आपको? वो अनुसूची मिलेगी आपको 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई है, और अगर भाग की बात करें तो भाग 17 में बात की गई है। ठीक है गाइस? तो ये चीज़ें आपको पॉलिटी में मिलेंगी, सब भारतीय संविधान में आपको मिलेंगी। क्लियर? तो और फिर अगर हम बात करें कि राज्यपाल की, जैसे मान तमिलनाडु क्राइसिस की बात की, तो वो किस में आता है? किस में आता है? अभी मैंने बात की भाग 6 में आता है। ठीक है? और इसके अलावा आप अगर देखें तो धार्मिक शिक्षा, धर्म, जाति, ये सब भी चल रहा है। तो अगर आप भाग 3 उठा के पढ़ लेंगे, भाग 3 के कुछ आर्टिकल्स आप पढ़ लेंगे, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता वाला, छुआछूत वाला 17। ठीक है? तो और उसके अलावा 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये अनुच्छेद आप पढ़ लें और इनको अपने नोटबुक में नोट कर लें, और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप एक बार मगअप करिए, तो आपको अवेयर हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों से। कुछ आर्टिकल्स आप जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएंगे तो यहीं से उठा के पूछे जाएंगे। संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ, लिखा गया, 49 में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी चीज़ें आज भी पूछी जा रही हैं, है ना? क्योंकि उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं, और कुछ में हमारे रूल्स बुक, एक रूल बुक है हमारा संविधान, एक जीता जागता रूल बुक है। ठीक है? उससे हमें अपने जीवन को कैसे विस्तृत रूप में प्रोडक्टिव बनाना है वो हमको जानकारी मिलती है। उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी के लिए एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है? और उसके अलावा अगर आप देखें कि 101वां संशोधन, जैसे 101 रुपये देते हैं नेंग के लिए, तो नेंग में क्या देते हैं? रुपए, और रुपए पे ही क्या लगा है? कर। कौन सा? जीएसटी। 101 नेंग के रूप में, और नेंग सरकार ले रही है किस रूप में? जीएसटी के फॉर्म में। तो जीएसटी लागू हुआ किस संशोधन के द्वारा? संविधान के 101वें संशोधन में आया जीएसटी। क्लियर गाइस? तो जीएसटी आ गया, और 101 में जीएसटी आया, 102 में ओबीसी का आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 103 में ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेशन हुआ 103 में, और 104 में आर्टिकल 334 में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया? आयु को 70 से 80 साल कर दिया गया है। अब 70 साल के बाद पहले नहीं रह सकते थे, अब 80 साल के बाद नहीं रह सकते, मतलब 10 साल एक्सटेंशन कर दिया है। उस क्षेत्र में आप किस भाग में है? ये आर्टिकल 16 में है। ठीक है? आर्टिकल 16 के 334 में 34 आर्टिकल में बदलाव किस संशोधन के द्वारा किया गया? 104वें संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है गाइस? तो अगर मैंने आपको कौन कौन से आर्टिकल बताए, भाग 3 में कौन कौन से आर्टिकल हैं? 14, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये आर्टिकल्स आपको बताएंगे वर्तमान स्थिति के बारे में, है ना? और आर्टिकल और भाग 6 आपको बताएगा तमिलनाडु क्राइसिस के बारे में। अनुसूची 2 बताएगी राज्यों के राज्यपाल के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में। अनुसूची 2 कैसे ओथ लेते हैं, बाद में चलेंगे 3, 5। ठीक? तो अगर हम बात करें आर्टिकल 16 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े के बारे में बात की गई, भाग 16 में बात की गई है। ठीक है? और भाग 17 में क्या बात की गई है? भाग 17 में बात क्या की गई है बताएं, है ना? तो फिर हम भाग 18 में बात करते हैं, क्या बात की गई है? भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में क्राइसिस चल रहा है,
कहाँ चल रहा है? बंगाल में क्राइसिस चल रहा है। तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि यार क्यों नहीं यहाँ पर इमरजेंसी लागू कर देते हो, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हो, जैसे कि मणिपुर में कर दिया गया तो यहाँ भी कर दीजिए, इतना ज़्यादा गंभीरता हो गए। तो वहाँ आपातकाल लागू करने की बात करिए। तो आपातकाल की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा भाग आना चाहिए? भाग 18 भाग हैं किसमें? महाभारत में, सॉरी भगवद गीता में, और उसी से ख़त्म होती हैं सब चीज़ें। 18 भाग हैं भगवद गीता में। अगर 18 भाग आप पढ़ लिए ना तो सब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जब सब समझ में आ जाएगा तो समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो भाग 18 का जो राष्ट्रपति शासन वह लागू हो जाएगा तो समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा विचार लोग करते हैं। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं पॉसिबल है, वहाँ भी कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं। तो भाग 18 हमें राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 352 से आप पढ़ेंगे 360 तक, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा? आपातकाल राष्ट्रपति का तो पहले तो उद्घोषणा ही होती है, फिर उद्घोषणा हो गई तो उसके प्रभाव क्या होंगे? आर्टिकल 353 में। प्रभाव हो गए, वितरण कैसे होगा? आर्टिकल 354 में। वितरण हो गया तो बाहरी उपद्रव कैसे हो जाएंगे? आर्टिकल 355 में। अब बाहरी उपद्रव वगैरह अगर होने लगा तो क्या करेंगे हम उपद्रव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर टैकलिंग दैट प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, है ना। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया आर्टिकल 356 में। क्लियर? तो ये चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से आती हैं? सब चीज़ें हमारे आसपास से ही आती हैं। इसीलिए कहते हैं जब सड़क पे चलो ना तो मोबाइल नहीं, आसपास भी देखो, जिससे आपको आसपास की सुंदरता और कुरूपता दोनों नज़र आए। आजकल बच्चे चलते हैं ना मोबाइल पे, सड़क पे भी चलते हैं तो मोबाइल उनके हाथ में होता है, ऐसे करके चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं आज से इधर कौन है, इधर कौन है, इधर पेड़ है कि इधर खाई है, चले जा रहे हैं, गिर भी पड़ते हैं, कभी कभी टकरा जाते हैं। तो उससे अवेयरनेस कम हो गई। जब आप सड़क पर चलें तो मोबाइल को जेब में पॉकेट में डाल के चलें, जिससे कि आप आसपास की चीज़ों से अवेयर हो सकें, लोगों से अवेयर हो सकें, एनवायरनमेंट से अवेयर हो सकें। क्लियर? तो इसी तरह से पॉलिटी के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं गाइस। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और भी बेहतर ढंग से आपको बताने के लिए फिर से हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।